बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर लेक्चर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी डिरेक्टिव वेलोसिटी तक, और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और इसके और भी कई सारे फैक्टर जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह, कंडक्टिविटी वगैरह कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे डिफिनेशन भी लगी रहेगी तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो समरी टाइप में क्यों लिख रहा हूँ, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस और क्या है? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। यानी हम लोग यहां से ये बता सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन I। अभी बाकी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको ये बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं कि SI यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट जो उसकी निकल के आएगी यहाँ पे। देखिए V से क्या हो जाएगा? वोल्ट, और I से हो जाएगा एम्पियर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। तो दूसरी यूनिट भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। तो इसकी एक यूनिट और भी है, उसको बोल सकते हैं हम लोग ओम। ये ओम का एक सिंबल भी होता है, उसको अभी कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये रेजिस्टेंस होता है। और एक दूसरी डिफिनेशन आप जरूर कंसीडर करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। डिफिनेशन वगैरह सब स्क्रीन पे आपको दिखती रहेगी, बाकी आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। कंडक्ट जो है, कंडक्टेंस क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो है रेसिप्रोकल होता है कौन? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो नोटेशन होता है वो होता है कैपिटल G। तो कैपिटल G इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/R। अब यहां से 1/R होता है, तो R की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो G इक्वल टू 1/R। R की इक्वल टू वैल्यू हो गई V अपॉन I, तो यहां से G इक्वल टू हो जाएगा I/V। ये, और यहां से ही यूनिट आपकी निकल के आ जाएगी। अगर हम यूनिट की बात करेंगे इसकी SI यूनिट, तो ऐसे केस में इसकी SI यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगी। आप ये बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? जैसे ओम लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट जो है, दूसरी यूनिट आप बता सकते हैं कि ओम जो है ओम इनवर्स, ये बोल सकते हैं। एक होता है मो भी आप इसको बोल सकते हैं। एक इसकी यूनिट और भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कई सारी किताबें हैं उनमें इनकी यूनिट लिखी होती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो यूनिट क्या है? वो है साइमन्स। तो साइमन्स भी आप पढ़ सकते हैं। नोटेशन ये होता है। तो ये सारे यूनिट जो है कंडक्टेंस की ही है। इसका नोटेशन क्या है? कैपिटल G। वहीं पर रेजिस्टेंस की जो नोटेशन है वो क्या होता है? कैपिटल R। ठीक है, अब हम चलते हैं ओम्स लॉ में। ठीक है, ओम्स लॉ को देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? जैसे कि कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर में इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे चित्र हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे ये कंडक्टर हो गया हमारा एक, और इस कंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग? करंट फ्लो करते हैं, और इसे किसी एक्सटर्नल बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं। बैटरी क्या देगी? पोटेंशियल देगी। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल को मेंटेन रखना थ्रू द कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन को चलाए रखना, जिससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी? फ्लो होती रहेगी। अब ये यहां से जो है करंट हमारी निकलेगी और इधर से एंटर हो जाएगी। तो सब पता ही है तुमको। कंडक्टर की लेंथ क्या है? भी मान लेते हैं L है। इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो क्या है? A है। अब इसमें यह समझना है कि ओम्स ने क्या कहा था? ओम्स ने कहा था कि जैसे कोई कंडक्टर है जिसकी उसकी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी चीजों को हम चेंज ना करें, तो जो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा।
या ये कह सकते हैं कि जो V है वो प्रोपोर्शनल टू I रहता है, यानी हम I को अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसे में जब हम V अपान I लिखते हैं तो V अपान I इक्वल टू हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, R। तो अभी जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताया वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। यही रेजिस्टेंस है जो आप पीछे वहां पर पढ़ के आए हैं। अब ओम्स ने इसको अपनी लैंग्वेज में कहा था कि जब व्हेन वी डू नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन जैसे लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और डायमेंशन, लेंथ, एरिया, ये सब कुछ, इनमें कोई भी चीज अगर हम चेंज ना करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब ऐसे कुछ चीजें हैं जो ओम लॉ को, देखिए ओम लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मैक्सिमम ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें ओम लॉ लगता है लेकिन सभी में वैलिड नहीं है। तो कुछ चीजों में कि हर जगह पर ओम लॉ वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए ओम लॉ जो है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये भी जान लीजिए, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो ऐसे सर्किट या ऐसे जो भी सब्सटेंस जो ओम लॉ को कुछ होते हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं। तो जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग ओमिक सर्किट में लेके आते हैं, या ओमिक सर्किट बना लेते हैं, ओमिक सब्सटेंस जो भी आप चाहे बोलना चाहें। तो ओमिक सर्किट क्या होगा, जो फॉलो द ओम लॉ, टू फॉलो ओम लॉ, यानी ऐसे सब होंगे सब्सटेंस जो ओम लॉ को फॉलो करेंगे। इनके एग्जांपल अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि वायर हो गया, कार्बन रेजिस्टेंस हो गया, ये सारे। और भी कोई एग्जांपल अगर आपको अच्छे लगेंगे तो स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा होता है नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक जो है सर्किट क्या होता है, अगर नॉन ओमिक सर्किट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इनको बोल सकते हैं डू नॉट फॉलो ओमिक या ओम लॉ, कुछ भी लिख सकते हो आप, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, आप ये लिख सकते हैं कि ये ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जो है जंक्शन डायोड हो गया, जंक्शन हो गया, या डायोड अलग चीज से लिख सकते हो, ठीक है। थर्मोनिक वाल्व हो गया, वाल्व लिख देते हैं, बल्ब हो गया, ट्रायोड बल्ब, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते, जो मतलब किसको, ओम लॉ। तो जो ऐसे सर्किट, ऐसे सब्सटेंस जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं, जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक सर्किट कहलाते हैं। सबके डायग्राम अलग अलग होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर ओम लॉ को कोई चीज फॉलो करती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोनों का डायग्राम भी बना दे, ग्राफ बना दे रहा हूँ। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ, तो अगर ओमिक का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ओमिक का यानी कि ऐसे सर्किट जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ग्राफ जो आता है वो क्या आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कह सकते हैं। यानी V और अगर R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं इसको यहीं पे दिखाना चाहूं तो इसको आप समझ सकते हैं कि इनके लिए ग्राफ ऐसे आएगा, V और अगर R जो है I के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे R लिख सकते थे I, तो V और I के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा, मतलब R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फॉलो कर रहा है। वहीं पे अगर नॉन ओमिक डायग्राम है, यानी नॉन ओमिक सर्किट है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा V और I के बीच में, वहां पे ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आएगा, यानी ये नॉन ओमिक सर्किट का ग्राफ होगा जो कि ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं और स्क्रीन पे लगे भी रहेंगे तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, तो मैं वहीं पे आपको इसको चीज को मेंशन कर दिया हूँ। अब एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पिछले वाले में लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक जो है बढ़िया प्रूफ कराया था, जिसमें v t = a टाउ पढ़ाया था। तो वहीं से
आगे डेरिवेशन को जो है इंक्रीज करेंगे, आगे लेके आएंगे। और कई बार क्वेश्चन में आता है कि बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्राइव द फार्मूला फॉर ओम्स लॉ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को यूज करके आपको ये प्रूव करना है किसको, ओम लॉ कि ये V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। अब ओम लॉ की पूरी बात याद रखिएगा कि फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर, प्रेशर और डायमेंशन भी, अगर ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है तब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए लेके आते हैं डेरिवेशन अगला। तो बच्चों अब देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। यही फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बेस पे ओम लॉ को लेके आएंगे। तो जैसे आप कभी कहता है कि नहीं पूरा को दिखाना है, तो पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन वीडी वाला प्रूव कर लीजिए और उसके बाद उसके आगे इसको करना है। और जिसमें हमने दो फॉर्मूले आपकी यूज करेंगे, नॉर्मली आपने पढ़ा था वहां पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीच में जो रिलेशन पढ़ा था I = NEAVD, इसको पढ़ा था आपने, NEVD पढ़ लिया था। और VD का जो रिलेशन आपका आया था वो आया था E टाउ और अपॉन M आया था। यहां से आपको ये पता है कि E = जो होता है वो होता है V/L। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो VD = हमारे पास आ जाएगा EV टाउ अपॉन ML, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस सेकेंड की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा हमारे पास NEA, और VD के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं EV टाउ और अपॉन ML, ये आ जाए। अब यहां से V को हम लोग इधर लेके आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा I/V = NEA और E फिर से आ जाएगा, टाउ आ जाएगा और अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा ML आ जाएगा। इस चीज को हम लोग पलट देंगे तो V/I = क्या निकल के आएगा, ये ML ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा E का, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे तो NE² A टाउ, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि M क्या है, मास ऑफ जो भी कंडक्टर को मास दिया गया है, ये लेंथ है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है। बाकी E क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि E की वैल्यू होती है 1.6 चार्ज ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टाउ भी कांस्टेंट ही होगा, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब यहाँ पे आप ये चेक करिएगा कि अगर ये फिजिकल कंडीशन सब कुछ कांस्टेंट रहे तो V/I का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है 9.1 × 10⁻31 kg, और लेंथ और ये जो फिजिकल कंडीशन है ये कांस्टेंट रहे तो बाकी ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो ऐसे केस में V/I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इस ML/NE² को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, इसको ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बोल सकते हैं R = ML/NE² A टाउ। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे कुछ और भी चीजें हम लोग करेंगे। तो यहाँ से V/I का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, R। तो यहाँ से आप समझेंगे कि जो ओम का लॉ है वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा, V/I = R। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ML² NE² A टाउ, V/I = R। अब एक नया टर्म हम लोग समझेंगे, पहले उससे पहले दो बातें और भी सीख लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी फिजिकल कंडीशन थी हमने बताया था, एक L और A। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और आगे की जो स्टेटमेंट है वो प्रूव करेंगे। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, इसका सिंबल लेटर रो होता है। तो इसको ही ड्राइव करेंगे तो यहां से आप देखिएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है।
यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वहीं पे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो ऐसे केस में जब दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाता है R इक्वल टू L/A। और यहाँ से जब कांस्टेंट ये हटता है तो ये कांस्टेंट है, ये जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो कांस्टेंट आएगा रो, तो रो इक्वल रो L/A, यहाँ से रो आ जाएगा RA/L, ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, इसी रो को हम बोल लेंगे रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक वायर को कितना भी तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, खींचा जाए, कैसे भी किया जाए, उसकी रजिस्टिविटी नहीं बदलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर इसकी मैं यूनिट निकालने की कोशिश करता हूं तो आर की यूनिट अगर हम यहाँ पे लिखे, एसआई यूनिट यहीं से इसको बता देते हैं, आर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। वहीं पे एरिया की यूनिट अगर आप एसआई लेंगे तो मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर में, तो यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एसआई यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी। अगर सेंटीमीटर आप कंसीडर करते हैं तो ऐसे केस में ओम सेंटीमीटर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से दो चीजें हम आपको बताते हैं, अगर यहीं से हम कंसीडर करना चाहें, सामने लिखा ही हुआ है, तो देखिएगा R इक्वल टू क्या निकल के आया है, R इक्वल टू ml/n² टाउ लिखा हुआ है और R ही इक्वल टू ये लिख के आया है। देखिए, तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको इक्वेशन नंबर मान लो तो 4 मान लेता हूँ। तो लिखेंगे इसको मान लीजिए 5 कभी यूज लगेगी, फिलहाल अभी जरूरत नहीं, जब देखा जाएगा बाद में। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। 3rd और 4th से क्या बता सकते हो कि जो R है वो ये भी है और R ये भी है। तो यहां से कंपेयर कराएंगे कि देखेंगे तो रो L/A बराबर ml/ne² A टाउ। तो यहां से देखेंगे कंपेयर कराएंगे तो दोनों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के ही बराबर है तो ये वैल्यू भी आपस में सेम होंगी। अब ऐसे केस में देखेंगे L दोनों साइड्स कट जाएगा, A और A कट जाएगा, तो रो की एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m/ne² और टाउ। तो एक ये भी फार्मूला आपको आराम से मिल सकता है कि m/ne² टाउ, ये होता है, ये भी वही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, यूनिट वही रहेगी जो आपने पहले पढ़ी थी। बच्चों अब देखते हैं आगे कुछ और जो टर्म हमारे बन सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को लेके, उनको समझते हैं। अभी आपने ये फार्मूला भी पढ़ लिया R इक्वल टू ml/ne² टाउ, और ये भी वाला पढ़ा पहले ही R इक्वल टू V/9। इन दोनों को कंपेयर करके हम नई टर्म भी कुछ बना सकते हैं। देखिएगा क्या, इसको चाहे आप फिर से इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, जैसे भी। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा आपको, ml/ne² A टाउ और इक्वल टू क्या आ जाएगा V/I। अब यहां से देखेंगे कि ये जो L है इसको आप इधर लेके चले जा सकते हैं और I को इधर लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा mi, और यहां से हो जाएगा, और ये यहां पे आप कैपिटल A कर सकते हैं ne² A टाउ, तो यहां से mi हो जाएगा और यहां से हो जाएगा ne² A टाउ और यहां हो जाएगा V/L। अब ध्यान से ये समझते रहिएगा कि इस V/L को हम क्या लिख सकते हैं। तो V/L क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपको पढ़ाया गया था, और यही आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ आपको पढ़ाया था E इक्वल टू V/D या V/L या dV इक्वल टू E इंटू dr, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो ये आपका E हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है और भी समझेंगे, तो ये लिखा हुआ है mi और ne² A टाउ। यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये जो लिखा हुआ है ये I/A, ये पहले फॉर्मूला आपका आ चुका है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत रहे। करंट डेंसिटी का पर यूनिट एरिया में फ्लो ऑफ जो करंट है वो करंट डेंसिटी होता है। तो ये I/A को आप J लिख सकते हैं, और वहीं पे I/A को जब आप J लिख सकते हैं तो बाकी चीजें कुछ बच गई हैं क्या आपकी, आप देखिएगा
m अपान एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ को आप लिख सकते हो क्या, रो। तो हम इस चीज को रो और इस चीज को जे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो जे इंटू इक्वल टू ए, यानी कि यहां से रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपान जे। बढ़िया चीज मिल जाएगी आपको समझने पढ़ने के लिए। यानी कि यहां से भी आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो यहां से आपकी फॉर्मूला आपको बन जाएगा, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। एक लास्ट चीज जो आपकी रहती है डिफिनेशन में, वो है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होता है। यहां से रो इक्वल टू मिल गया, तो ये होता है बेटा सिग्मा। तो सिग्मा ये जो है, इसको भी आप बता सकते हो कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आप लिख लीजिएगा। तो यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, सिग्मा इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपान रो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो रो के कई सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, एक रो का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ के आए हो, आर ए अपान एन। सबके फॉर्मूले अगर आप यहाँ पर रिवर्स कर देंगे तो सब फॉर्मूले इसके बन जाएंगे, किसके, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। अब यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा के स्थान पे यहाँ पे रो की प्लेस पे क्या निकल के आएगा, एल बाई आर ए आ जाएगा। तो एक ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा की। अगर आप यहाँ पे इस रो की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आपकी आ जाएगी जे बाई ई। अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं रो की, तो सिग्मा की वैल्यू आपकी आ जाएगी एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। तो इस तरीके से हमने आपको सारी डिफिनेशन बताई है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टर जो है या रेजिस्टिविटी क्या होती है, और लास्ट में कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। चारों डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको पढ़ना है। डेरिवेशन भी है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करके यहाँ पे आता है, कहाँ पे, ओम्स लॉ की डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए। और छोटे मोटे टर्म सारे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है। ओम लॉ के दो, देखिए यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम सब्सटेंस पर लग जाता था, इसलिए इसको यूनिवर्सल नहीं कंसीडर किया गया है। और उसके आधार पे दो डायग्राम होते हैं, दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, कुछ जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं ओमिक सर्किट, जिनके एग्जाम्पल हमने आपको बताया, स्क्रीन पे लगा भी रहेगा तो आप उस वक्त फिर देख भी लीजिएगा। और दूसरे होते हैं नॉन ओमिक, जो ओमिक सर्किट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके भी एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे ट्रायोड वगैरह। तो जितने भी छोटे मोटे टर्म होते थे वो हमने क्लियर करा दिए। इसके बाद आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।